वासियों की सुख शांति की कामना। लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लिखा, लालजी टंडन का जीवन हमारे लिए प्रेरणा। पंचायत चुनाव आयोग बारिश की संभावना को देखते हुए तैयार किया विकल्प। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान प्रभावित होने पर 28 और 30 जुलाई को दोबारा कराई जाएगी वोटिंग। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो एक खबर सामने आ रही है जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां बारिश पर आयोग का प्लान तैयार। 24 जुलाई को पहले फेज की वोटिंग होनी है। वहीं मतदान में रुकावट पर नई तरीके से तारीखें जो है वो तय कर दी गई। 28 और 30 जुलाई को विकल्प। कुछ बूथों पर टल सकता है मतदान। पंचायत चुनाव पर मौसम की नजर, तो वहीं आपको बताते चले अब पंचायत चुनाव की मौसम पर नजर है। साथ ही इस देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बारिश की संभावना को देखते हुए पंचायत चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक चेतावनी भी जारी कर दी। जहां आपको बता दें पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर सामने है, जहां बारिश पर आयोग का जो प्लान है तैयार है। 24 जुलाई को पहले फेज की वोटिंग होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान में रुकावट पर को लेकर ये तैयारियां जो है बारिश के चलते की जा रही है। तो वहीं 28 और 30 जुलाई को छूटे हुए केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। 24 जुलाई को पहले फेज की वोटिंग। मतदान में रुकावट पर नई तारीखें जो है वो तय कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले बारिश पर आयोग का प्लान तैयार हो चुका है। बारिश को लेकर अब एक नया प्लान तैयार किया गया, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश की संभावना को देखते हुए पंचायत चुनाव आयोग ने वैकल्पिक प्लान तैयार किया है। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन अगर किसी केंद्र पर मौसम के चलते मतदान प्रभावित होता है तो 28 और 30 जुलाई को छूटे हुए केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी पंचायत चुनाव बारिश के चलते तारीखें आगे भी बढ़ाने की ये जो संभावनाएं जताई जा रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी पूजा, बिल्कुल। पंचायत जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि मौसम उत्तराखंड में खराब रहने की स्थिति लगातार बनी हुई है। जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी जारी की है और जो पहले चरण का मतदान होना है वो 24 जुलाई को होना है। और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्लान भी तैयार किया है कि अगर 24 जुलाई को किसी भी मतदान केंद्र पर बारिश या अतिवृष्टि के कारण मतदान नहीं होता है तो दूसरे चरण के जो छूट जाएगा, जो स्टेशन छूट जाएंगे, उनका जो मतदान है वो 30 जुलाई को होगा। और इसके अलावा जो दूसरे चरण का मतदान है वो भी 28 जुलाई को होना है। और इसमें भी अगर कोई बाधा उत्पन्न मौसम के द्वारा होती है तो उसकी भी जो वोटिंग है वो कहीं न कहीं 30 जुलाई को की जाएगी। जी, उन इलाकों के नाम कुछ स्पष्ट किए गए हैं? जी, ऐसा कोई नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन पंचायत चुनाव ने अपना जो प्लान है वो तैयार किया है और कहा है कि अगर ऐसी स्थिति किसी भी मतदान केंद्र पर होती है, फिलहाल तो जो चुनाव है वो 24 और 28 दो तारीखों में होना है उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं अगर 24 जुलाई या 28 जुलाई को जिस भी मतदान केंद्र पर अगर अतिवृष्टि या मौसम खराब होने की स्थिति में अगर दिक्कतें होती हैं, नहीं मतदान हो पाता है, तो उसके लिए 30 जुलाई की तारीख चुनाव आयोग ने जो है तय की है। जी आशीष, मैं जानना चाहूँगी 28 और 30 जुलाई को इसकी तारीखें जो तय की गई हैं, इसके तहत भी क्या चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को जो
पहले से ही है उनको तैयार रहने के निर्देश दिए हैं और सभी पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी जो जगह है वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं और कई ये पार्टियां अभी जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उसके लिए अभी से ही रवाना हो चुकी हैं और अन्य जो क्षेत्र हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर बरसात में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं वहां पर ज्यादातर ये देखा गया है कि 28 जुलाई की तारीख रखी है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर 24 जुलाई को मतदान अधिकतर स्थानों पर रखा गया है जी। आप निर्देश या आदेश सामने आए हैं? बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग मुस्तैदी से तैयार है और जो जो भी दिक्कतें होती हैं वो अन्य विभागों से मिलकर जो है कहीं ना कहीं सॉल्व करने की बात सामने आ रही है और मौसम देखना होगा कि मौसम वोटिंग के दिन कैसा रहता है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और का रुद्राभिषेक किया और पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने देवादिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने महादेव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही देशवासियों की सुख शांति के लिए भी उनसे कामना की। साथ ही आपको बता दें सोमवार के दिन विधि विधान के साथ सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। तो वहीं लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। धामी ने लिखा, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति रहे टंडन जी का जनसेवा को समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर उन्हें नमन भी किया। तो वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर जनसेवा के प्रतीक को दी श्रद्धांजलि। साथ ही आपको बता दें सीएम धामी ने उन्हें नमन भी किया। साथ ही ट्वीट कर अपने भाव को स्पष्ट सामने रखा। लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर। तो वहीं नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है और अब 22 जग्गीबंग सीट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी दीपा कमलेश चंदोला मैदान में है। जनसंपर्क अभियान के तेज हो चुका है और गांव-गांव जाकर वोट की अपील की जा रही है। वहीं दीपा चंदोला का दावा है कि उनके पति और निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला ने क्षेत्र में बड़े विकास कार्य कराए हैं और अब वे उसी भरोसे को आगे बढ़ाना चाहती हैं। यहाँ पे जयपुर बीसा, जयपुर सीमा, बाकी सब सूफी भगवानपुर और पदमपुर देवलिया और जयराम परमा लगभग सभी ग्राम सभाएं हम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत 2-4 ग्राम सभा बची हैं, उसको भी हम एक आध दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला जी ने जो काम किया है, जो उनका व्यवहार है, जो उन्होंने समाज के लिए आगे किया है, उससे लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और उससे मुझे प्रेरणा भी मिल रही है और वो मुझे भी आगे लाना चाहते हैं। देखिए, मैं पिछले 20 से 25 वर्षों में लगातार इस अपने जिला पंचायत क्षेत्र और 56 लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हूँ और समाज के जितने भी दुख सुख होते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास रहा है और क्षेत्र में जितनी भी जन समस्याएं हैं उनके निराकरण करने का भी प्रयास किया है। पिछले 1 वर्ष पहले जब यहाँ पर निराश्रित गौवंश स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे तो वो बड़ी संख्या में चोटिल हो रहे थे और चोटिल तो खुद हो ही रहे थे, साथ ही साथ दुर्घटना का मुख्य कारण ही बन रहे थे और कई परिवार ने अपने मुखियाओं को खो दिया था। तो उस समय पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या किया जाए करके, तो दिमाग में एक विचार आया तो हमने तुरंत गोधाम परिवार गया, उनसे निवेदन किया। तो मैंने अपने जिला पंचायत निधि से 5 लाख रुपए गोधाम परिवार में दिए और 2.5 लाख रुपए अपने निजी कोष से दिए। तो
वहीं उत्तराखंड के गायक पवन सेमवाल ने एक वायरल गीत में विवाद खड़ा हो गया। यह गीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ महिलाओं ने नाराजगी जताई और पटेल नगर कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गायक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। साथ ही आपको बता दें, लेकिन विरोध के दौरान कुछ महिलाओं के तहत इस्तेमाल की गई भाषा ने इस पूरे विरोध पर नए सवाल खड़े कर दिए। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज की गई और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही गायक पवन सेमवाल पर अब तक इस विवाद पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और जब मैंने अपने YouTube में देखा, मुझे बहुत दुख लगा कि एक छोटा सा नौजवान लड़का हमारे लिए ऐसा बक सकता है कि औरतों के लिए कि पुष्कर धामी ने वेश्यावृत्ति खोल रखी। पहले तो इस बात को छिपाई जाती थी उस उत्तराखंड में। पहले जब खोल भी लेता था कोई तो उसको छिपाई जाती। इस ये तो खुलेआम बोला किसी ने खोल रखा, कहाँ पर खोल रखा, हमें तो हमें बताइए कि कहाँ पर वेश्यावृत्ति खुली है, क्या कहाँ पर ये हो रहा। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर से एक जमीनी हकीकत सामने आई है, जहां एक बस्ती है शिवनाथपुर। पुरानी बस्ती, नाम भले ही नया लगे लेकिन कहानी 70 साल पुरानी है। बिना मालिकाना हक, बिना पक्की सुविधाओं के ये लोग जिन्हें जीने को मजबूर है। वहीं आपको बताते 1957 में जमीन का वादा किया गया था, लेकिन अब भी कई परिवार इंतजार में हैं। अब ग्राम पंचायत चुनाव में इन उम्मीदवारों को आवाज देने उतरी है नेहा कांडपाल। और आपको बता दें कि क्या ये चुनाव इस बस्ती की तकदीर बदल पाएगा। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि कई बच्चे जो यहाँ पर हैं उनके लिए कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिनके बेस पे उनको ये शिक्षा प्रदान की जाए। और महिला रोजगार की मैं बात करूंगी कि हमारे जो गांव की महिलाएं हैं वो अपना गांव छोड़ के यहाँ से बाहर शहर की ओर फैक्ट्रियों में काम करने जाती हैं। और सुबह अंधेरे जब सूरज भी नहीं निकलता है वो तब हमारे गांव को छोड़कर हमारे गांव से बाहर काम करने जाती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर मुझे ग्राम प्रधान पद पे मैं सफल हुई तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने गांव के अंदर ही रोजगार को लेके आ सकूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य था। क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए मैंने कई गाँव में ऐसे कार्य कराए जो जनता को भली भांति ज्ञात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे काम हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर भूमिहीन लोग रहते हैं, जिनको उनका मालिकाना हक आज तक कोई भी सरकार आई हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया। चाहे वो निवर्तमान ग्राम प्रधान रहे या उससे पहले ग्राम प्रधान रहे हो, किसी ने भी इस विषय में नहीं सोचा। तो वही खबर देहरादून से, जहां वाहन चोरी 4 अलग अलग घटनाएं हुई। घटना को अंजाम देने वाला गिरोह पुलिस के हाथ लग गया। इस गिरोह में एक शातिर हिस्ट्री शीटर और 5 अभियुक्त शामिल हैं। पुलिस ने इन चारों को कब्जे में लेकर 2 वाहन और कई गाड़ी के पासपोर्ट भी आपको बताते चले पार्ट्स भी बरामद किए हैं। साथ ही आप जो पकड़े गए जो चोर है वो डर के वाहन आपको पार्ट्स को खोलकर गाड़ियों को बेचते थे। साथ ही पकड़े गए चोरों में से एक आरोपी विकास नगर थाना का हिस्ट्री शीटर भी है, जो मादक पदार्थों की तस्करी करता था। को बेचते थे वाहन के पार्ट्स, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। साथ ही कई वाहन और उनके पार्ट्स बरामद कर उन आगे की कार्यवाही की जा रही है। वाहन चोर गिरोह पुलिस के तहत एक पकड़े गए। साथ ही हिस्ट्री शीटर समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है, जहां कबाड़ियों को बेचते थे ये पार्ट्स। साथ ही आपको बताते जाए, हिस्ट्री शीटर समेत 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। साथ ही कई अन्य धाराओं के तहत भी इन पर मुकदमे जो हैं पुलिस के तहत दर्ज किए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर
उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां पति की मौत के बाद ऋण बीमा होने के बावजूद बैंक एजेंट्स ने विधवा प्रिया का घर जब्त कर लिया। नो ड्यूज और देने के बाद पर भी प्रशासन ने बैंक शाखा को सील कर दिया है, जिसकी अब नीलामी होगी। इसी के तहत आपको बता दें, एक और मामला सामने आया है जिसमें सीएल और बैंक के 6.5 लाख के बीमाकृत लोन पर क्लेम न देने के चलते सील कर दिया गया। डीएम ने आदेश पर कार्रवाई हुई और बैंक व बीमा कंपनी को रडार पर लिया गया। तो वहीं क्लेम न मिलने पर बैंक सील, प्रशासन ने बैंक शाखा को सील कर दिया है। तो वहीं हल्द्वानी में बीती रात में जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के चलते शेर नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया और एक आपको फॉर्च्यूनर कार जो है बहाव की चपेट में आ गई। कार में कुल 10 लोग सवार थे, जिनकी जान पर बनाई। वहीं सूचना मिलते ही चौर गलिया पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। साथ ही पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये घटना साफ इशारा करती है कि बारिश के मौसम में नदियों और नालों को पार करने से अत्यधिक सावधानी बरतें और जरूरी ध्यान भी दें। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे तेज बहाव वाले क्षेत्र से दूरी बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में 20 जुलाई को कावड़ मेले के दौरान होटल ग्रैंड शिवा में हंगामा हुआ। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट की महिलाओं को छेड़ने और अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया। वहीं विरोध पर युवक ने महिला पर हाथ उठाया, जिसके बाद महिला के साथी कावड़ियों ने युवकों की पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया। तो वह हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां बारिश लगातार जारी है, लेकिन शिव भक्तों की श्रद्धा और डगमगाई नहीं। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा जल एकत्र कर रहे हैं ताकि भोलेनाथ का जल अभिषेक कर सके। हर हर महादेव के जयघोष और मंदिरों के घंटियों की गूंज से पूरा हरिद्वार शिवमय हो गया है। वहीं भीगे तन लेकिन अटूट आस्था के साथ भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मौसम की मार भी श्रद्धा की धार को रोक नहीं पाई। तो वहीं लगातार गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। नहीं
ये थम रहा है आस्था का। आपको भक्त लगातार हरिद्वार पहुंच भोले शिव के लिए गंगा जल भर कर लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही लगातार शिव भक्तों का उमड़ रहे हैं हरिद्वार में। तो वहीं आपको बताते चले कि रेलवे स्टेशन में लगातार आसपास के इलाकों में बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। थाना जीपीआर और आरपीएफ संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रही। एसपी जय नेतृत्व के आपको बता दें कि 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू हुआ है। हर स्टेशन 24 घंटे की निगरानी में और यात्रियों को समय समय पर सतर्क रहने का जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर सरकार पुलिस जो है अलर्ट मोड पर भी है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे आप देहरादून का, जहां सीएम धामी पहुंचे हैं। साथ ही मौसम को लेकर जानकारियां भी ले रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से बैठक ले रहे हैं। साथ ही मौसम की नमस्कार सर, डीएम साहब जोड़े हैं वही कोड़ा की और नागपुर साइड में बंसा साइड में कल बारिश हुई है, लेकिन दिन भर हुई थी, रात में हुई थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया सर वहाँ पर। और सब चीजें सर 4 रोड हमारी बंसी 2 पुल की 2 रह गई है सर, ये पीडब्ल्यूडी की विलेज रोड और सब स्थिति नॉर्मल। स्वाला में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी नहीं सर, स्वाला में ठीक चल रहा है? स्वाला में ठीक है सर। अब इस बार गिर तो नहीं रहा ना कुछ वहाँ ऊपर से? अभी नहीं गिर रहा सर, उन्होंने रूट मेटल हटा दिया बहुत सारा सर, उसमें काम चल रहा था और अभी बात फिर चाहिए। इधर जो बनबसा टनकपुर में जल भराव होता है होती नदी से और पिरोड़ा नाला से, वो सब ठीक है अभी? हाँ सर, ये तो लोकल जो ड्रेनेज था उससे थोड़ा जल भराव होता था, लेकिन कल नहीं हुआ था, लास्ट डे पहले हुआ था सर, लेकिन ऐसा इशू नहीं आया था सर। अच्छा, जरूर नहीं पाता ठीक है। टेरी सर कैसी है, क्या हो रहा है? बंद हुए थे बट वो अभी खुल गए हैं सर। और हमारे सर 12 जो पुरानी सड़कें हैं सर वो अभी बंद हैं। वो भी सर हमने एस्टिमेटेड टाइम देखा है तो हमारे 3 घंटे में खुल जाएगी सर। और एक अन्य हमारा जिला मार्ग जो है सर वो अभी बंद है सर। उसके अलावा सर जो हमारी पोलिंग पार्टी का मूवमेंट है, अभी हम लोग सर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल के साथ मीटिंग कर रहे थे। हमारे सर 9 पोलिंग पार्टियां सर मूव कर पुष्कर सिंह की बैठकें जारी हैं, जहां ओलावृष्टि पर भी जानकारी ले रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बताते चले राज्य के आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी भी ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं भारतीय फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।